हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 9th में साइंस में आपका चैप्टर चल रहा था सेल्स, कोशिका के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है कोशिका के बारे में जानेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ अंतर भी आज हम सीखेंगे। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? उसे हम कहते हैं सेल, यानी कि कोशिका। अब इस चैप्टर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है सेल्स के बारे में, इसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स। सभी बच्चे अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहेंगे, नोट करेंगे इन इंफॉर्मेशंस को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स के बारे में आपको लिखना है। चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं आप सभी। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पूरा बताया जा चुका है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे सेल्स के बारे में। हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम्स। सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। जैसा कि अभी तक के रिसर्चेज में जो फाइनली सबसे छोटा कोशिकांग जाना जाता है वो है राइबोसोम, जो आपको पूरे सेल में बिखरे हुए भी मिलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे भी वो मिलते हैं। राइबोसोम्स गोल गोल संरचना इसकी होती है। तो इसको नोट करेंगे, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल राइबोसोम। लिखेंगे लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल इन प्लांट्स। इसको भी नोट करेंगे, वो होते हैं आपके प्लास्टिड्स। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? आगे बढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लिखेंगे, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल्स। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल इन एनिमल्स। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल इन एनिमल्स लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नोट करेंगे सभी बच्चे। हम लिखेंगे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर।
लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है बच्चों न्यूक्लियस। 4 पॉइंट्स आपको मैंने नोट करवाए। स्मॉलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल राइबोसोम, कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल इन प्लांट्स, लास्ट स्टेप। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल इन एनिमल्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए, वो सब अपनी कॉपी में सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दो और कुछ हम इम्पोर्टेंट, हमने क्या पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स, यानी कोशिकाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान रहे हैं। लिखेंगे द थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस connecting to adjacent plant cells। क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सभी बच्चे नोट करेंगे, ये आपका कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। जो थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो दो प्लांट सेल्स को अगल बगल, जो दो प्लांट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे द कनेक्टिंग लेयर between two adjacent plant cells। कनेक्टिंग लेयर, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लेयर होती है। अब पहले मैंने आपको बताया था कि थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जो दो कनेक्टिंग होते हैं, दो टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स को, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और जो कनेक्टिंग लेयर होती है दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स की, उन्हें हम कहते हैं मिडल लैमेला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम नोट करेंगे बच्चों, ये सब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। ये आपको बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न में, चाहे वो जैसे किसी स्टेट लेवल का अगर कंपटीशन आता है आपका साइंस का, विज्ञान प्रतियोगिता, उसमें बहुत हेल्पफुल होगी। और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर कोई पूछे जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सेल्स के बारे में आपको बताए जा रहे हैं, तो इसको आपको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना है। The membrane of vacuole the membrane of vacuole in plant cells is called tonoplast।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि मेम्ब्रेन जो वैक्यूल की होती है वो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। क्यों इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स मैंने हेडिंग दी है कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये कोशिकाओं के बारे में जो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट लिखेंगे mitochondria and plastids. Can replicate themselves, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स में आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी प्लास्टिड्स की कैटेगरी में आता है। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे both have DNA and ribosomes, have their own DNA and ribosomes। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनका खुद का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स उनके पास मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप सभी को पता है कि सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। तो ये भी पॉइंट आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट भी सभी बच्चे नोट करेंगे। वायरसेस बहुत चर्चा का विषय है। वायरसेस पे बहुत आपको, अभी तो ये क्लास 9th की क्लास है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये एक टॉपिक के रूप में आपके सामने आता है। बहुत ही रहस्यमयी टॉपिक रहा है जिस पर अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं और क्लियर नहीं हो पाया। तो वायरसेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसको हम कोशिका नहीं कह सकते हैं, वो कोशिका ही नहीं कहलाती क्योंकि उसके अंदर कोई भी लाइफ वाले सिम्टम्स आउटसाइड द सेल प्रेजेंट नहीं होती है ना। वायरसेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो वायरसेस होते हैं ये आपकी सेल की मशीनरी का ही यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसीलिए जो वायरसेस हैं वो ना तो सजीव कहलाते हैं ना ही निर्जीव कहलाते हैं। जो सजीव है उसको किसी दूसरे मशीनरी की जरूरत नहीं होती और जो निर्जीव है वो सजीव की मशीनरी का यूज कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो वायरसेस हैं ये इन दोनों के बीच की कड़ी कहे जाते हैं क्योंकि ये जब आउटसाइड ऑफ द सेल हैं तो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये बिल्कुल जीवित की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायरसेस किस प्रकार की सेल्स होते हैं तो हम लिखेंगे वायरसेस आर neither prokaryotic nor eukaryotic। इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे। वायरस ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी डिफाइन अलग अलग इसको नहीं किया जा सकता। वायरस जो है वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होता है।
नेक्स्ट वायरसेस के बारे में ही एक और इंफॉर्मेशन लिखेंगे बच्चों। वायरसेस आर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं सेल के बारे में, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर and function all organisms। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों वायरसेस के बारे में ही, जब वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं, जब वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही नहीं हैं, तो क्या हैं? वायरसेस आर एन एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं ये टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, जो ये कहता है कि सभी कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, और जो ये कहता है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं किसी भी जीव की। तो सेल थ्योरी को वायरसेस जो है, वायरसेस उनके लिए अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत में वायरसेस का ये पॉइंट सेट नहीं बैठता। ये नोट करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो पूर्ण रूप से जब विकसित नहीं होता तो उसको हम केंद्रक नहीं कह सकते, तो वो क्या कहलाता है? द न्यूक्लियर रीजन ऑफ prokaryotic cell is called nucleoid। नेक्स्ट लिखेंगे an ostrich egg is the largest animal cell। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी में फर्क होता है। तो पहले आप सबसे बड़ी जंतु कोशिका का नाम लिखेंगे, वो है ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और नेक्स्ट हम सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करेंगे। Nerve cell is the longest animal cell। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी जंतु कोशिका जानी जाती है।
नेक्स्ट लिखेंगे सभी बच्चे द स्मॉलेस्ट animal cell is sperm। बच्चों, आज के सेशन में आपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट किए। आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट सेल्स ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कोई भी साइंस के ओलंपियाड के एग्जाम में, किसी भी विज्ञान की प्रतियोगिता में और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में। और ये छोटी छोटी जानकारी जो है वो कोशिका के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैंने आपको आज नोट करवाया। आशा करती हूँ आप सभी ने ये सारे तथ्य जो है नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में और उसको आप समय समय पे रिवाइज भी करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.